Did you guys practice yesterday's assignment? Any questions with yesterday's session or any assignment? Yes, team. Anyone have any questions? किसी को कोई डाउट है कल की असाइनमेंट पे या फिर उससे पहले कोई लेक्चर असाइनमेंट या कोई भी टॉपिक में दैट यू वांट मी टू रिपीट? तेजवीर, सुप्रीत, संजय, साहिब, ऋषभ, any questions? मुस्कान, अव्या, अर्शदीप. Just say something like in the chat box, yes, no. No, all right. What about others? Okay, let's start with today's session. Let me share my screen. Is my screen visible? All right. So team, let me just give an overview. In the last session, we talked about semantic elements. Okay. In yesterday's session, I actually showed you how you have to start writing your HTML code in a HTML file. So in the body element, you will start with your header, footer, main section. And in that, if you want different divisions or different sections, then you will go with div tag. Okay. Apart from this, I asked, like, showed you all, like, few more elements are added in the list of inline elements and block level elements. Like we did links yesterday. So links में जो हमने पढ़ा था, तो वो एंकर टैग आपका इनलाइन एलिमेंट है, तो वो भी अब उस लिस्ट में ऐड हो गया. फिर हमने लिंक्स भी देखे थे, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग. ठीक है, एक्सटर्नल का मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, एंड इंटरनल का भी कहाँ पे क्या यूज होता है मैंने आपको रियल टाइम वेबसाइट्स भी खोल के दिखाई थी कि कहाँ पे कौन सी यूज होती है. ठीक है, एक एग्जांपल और मैं शो कर सकती हूँ इंटरनल लिंकिंग का, जो हमने कल किया था. मैंने आप लोगों को कहा था ना कि यहाँ पे एक आइकन होता है, इस पे क्लिक करते हैं आपको टॉप ऑफ द वेबसाइट ले जाता है. तो वो अमेजोन में इन्होंने ऐसे बनाया है. आप बैक टू टॉप पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखो वेबसाइट की टॉप पे आ गई. यहाँ पे इन्होंने लिखा है बैक टू टॉप, क्लिक करो, टॉप पे आ गया. तो ये भी इंटरनल लिंकिंग है. तो यहाँ पे आप लगाओगे एंकर टैग. ठीक है, और यहाँ पे आप लगाओगे आईडी एट्रीब्यूट टॉप पे. टॉप पे किसी भी एलिमेंट पे लगाओगे, टॉप पे उस एलिमेंट पे चला जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कल के सेशन में. आज हमारा HTML का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, आज भी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी. आप लोगों को वो असाइनमेंट कल तक फिनिश करनी है. कल हमारा डाउट सेशन होगा. आई थिंक टीम विल कन्वे यू द टाइमिंग फॉर द डाउट सेशन. ठीक है, तो आप लोग कल कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी पूछना हो, लाइक टॉपिक वाइज पूछ सकते हो. और it's better your practice because like I mentioned earlier also that there will be evaluation for these assignments. You all are supposed to submit it on time. ठीक है, तो कल अगर असाइनमेंट का कोई डाउट होगा तो आप कल मुझसे सेशन पूछ सकते हो. तो अभी हम लोग आज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट टॉपिक है ये HTML का. मीडिया, लाइक इमेजेस, वीडियोस अगर वेबसाइट में डालनी हो तो कैसे डाल सकते हैं. एंड देन फॉर्म. ठीक है, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी भी वेबसाइट में आप देखोगे फॉर्म के बिना कोई वेबसाइट नहीं दिखेगी आपको. चाहे साइन अप फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, कॉन्टैक्टस फॉर्म हो, फीडबैक फॉर्म हो, फॉर्म होगा. जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम फॉर्म्स बनाएंगे अपनी वेबसाइट में. इसके बाद एक अच्छी कोडिंग लिखने के लिए कुछ स्टाइल गाइड में आप लोगों को पॉइंट्स. ठीक, स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग. ऑलराइट, so first of all we have how to add media. Media can be image, media can be a video, media can be a audio, media can be a YouTube video also. ठीक है, मीडिया मतलब कुछ भी, इमेज ऐड करना, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी ऐड करना आपको अपनी वेबसाइट में. ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ टैग्स हमें बने हुए मिले हैं, हमें वो यूज करके उन्हें
अपनी वेबसाइट में डालना है, ठीक है। इमेज का मैंने आप लोगों को SRC एट्रीब्यूट बताया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। इमेज का मैंने आप लोगों को बताया था, इमेज टैग यूज होता है, SRC एट्रीब्यूट यूज होता है, और ऑल्ट एट्रीब्यूट मैं आज बताऊंगी। तो इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। तो आप कोई भी वेबसाइट देखोगे उसमें आपको इमेज तो मिलेगी, मिनिमम आपको लोगो इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स वेबसाइट में इमेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। अगर वेबसाइट में इमेज ना हो तो इट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए हमें इमेजेस तो डालनी ही पड़ेगी। इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू वेब पेज। इसका मतलब क्या है कि जब आप इमेज लगाते हो, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी अपनी वेबसाइट में, तो मैंने लिखा IMG, ठीक है, SRC। तो यहाँ पे आप कुछ पार्ट्स दोगे इमेज का, राइट। जो आप लोगों को अगर याद हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को इमेज डालनी सिखाई थी, उसमें मैंने ऑनलाइन इमेज ली थी, ठीक है। मैंने लोकल इमेज नहीं ली थी, मतलब मेरे लैपटॉप में जो इमेजेस है मैंने वो इमेजेस नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन इमेज कॉपी की थी, लिंक, ठीक है। तो अभी आज मैं आपको अपनी, अगर आपकी वेबसाइट में आपको कोई इमेज डालनी है खुद से, वो बताऊंगी। पर लेट्स से मैंने जो ऑनलाइन इमेज यहाँ पे SRC में यूज की थी, तो वो ये कह रहा है कि टेक्निकली वो इंसर्ट नहीं होती है, ठीक है, वो एक्चुअली लिंक होती है। तो आप इसको ऐसे मान के चलो कि इमेज टैग जो है, ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो इमेज टैग होगा ये वाला, ये यहाँ पे जब भी आप इमेज अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो, लेट्स से आपकी वेबसाइट है, जब भी आप इमेज टैग यूज कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे वो एक कंटेनर, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है आपकी इमेज का। तो इमेज टैग एक्चुअली क्या करता है, एक कंटेनर, एक स्पेस क्रिएट करता है आपकी इमेज के लिए, ठीक है। अब इस यहाँ पे SRC में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी। तो इन अ वे अगर तो आपने SRC की वैल्यू दी है, ठीक है, तो यहाँ इमेज आ जाएगी। अगर नहीं दी SRC में वैल्यू, तो इमेज की जो, वो बोल रहा है कि इमेज की जो स्पेस है वो नहीं हुएगी। मतलब अगर आपने SRC में वैल्यू नहीं दी, इमेज टैग दिया, तो इमेज तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट नहीं हुई। यहाँ पे वो एक्चुअली लिंक होगी सिर्फ, कि मतलब अगर इमेज अवेलेबल है तो इमेज आ जाएगी। अगर इमेज में SRC सपोज आपने नहीं दी है तो इमेज नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए लिखे इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड, मतलब वो स्पेस तभी लेती है इमेज तब जब SRC की वैल्यू प्रॉपरली हो, तो वो लिंक कह सकते हैं। तो मतलब आपके वेब पेज के साथ, आपका जो वेब पेज है ये index.html, इस वेब पेज के साथ ये इमेज जो होगी वो एक तरह से लिंक्ड है, इंसर्टेड नहीं है, ठीक है। द इमेज टैग क्रिएट अ होल्डिंग स्पेस, मैंने जैसे कि कहा कि जो इमेज टैग होता है वो स्पेस क्रिएट करता है उस इमेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट कर दी इसने। अब जब भी इमेज अवेलेबल होगी वो रेफरेंस्ड इमेज को वहां पे डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो इमेज का जो कंटेनर है वो रहेगा, बट वहां पे इमेज नहीं आएगी अगर SRC की वैल्यू आपने प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। लेट मी रीड इट अगेन। कभी कभी ये इंटरव्यू में वैसे बहुत कम पूछते हैं, बट कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि इमेजेस जो होती है हमारी वो इंसर्ट होती है या लिंक होती है, तो वो लिंक होती है। सो इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू वेब पेज, ठीक है, इमेजेस आर लिंक टू वेब पेज। तो इमेज टैग एक्चुअली वो कंटेनर या स्पेस क्रिएट कर रहा है आपकी इमेज के लिए यहाँ पे। फिर इमेज की जब SRC वैल्यू होगी तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये SRC नहीं है तो ऑब्वियसली कंटेनर अभी भी है, बट वो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्पेस लेगा अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड विड्थ। Images are linked to web pages. The image tag creates a holding space like a container, like एक बॉक्स की तरह एक स्पेस क्रिएट करेगा फॉर द रेफरेंस्ड इमेज, जो भी आपकी रेफरेंस्ड इमेज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो एट्रीब्यूट पास करते हैं टीम, SRC और ऑल्ट। SRC तो मैंने आपको बताया था, स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज, ठीक है। ऑल्ट होता है ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट इफ इमेज इज नॉट अवेलेबल। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सपोज ये इमेज है, मैंने SRC में वैल्यू डाल दी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर आई एम फॉलोइंग टुडे। मीडिया के लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बना दिया, इसमें इमेजेस फोल्डर है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ना जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इमेजेस हमेशा इमेजेस फोल्डर में जाएगी, index.html आपकी यहीं पे आएगी, वीडियो अगर कोई है तो वीडियो में जाएगी, इसके अलावा अगर कोई और फाइल है वो यहीं पे आएगी, ठीक है, HTML की इसी फोल्डर में मीडिया के अंदर आएगी। लेकिन इमेजेस के लिए वी प्रेफर टू क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर, वीडियो के लिए वी क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर, index.html विल कम हियर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेपरेट फोल्डर्स बनाओगे।
तो अभी index.html मेरी फाइल है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मीडिया ये फोल्डर है, इसमें इमेजेस है, वीडियोस है और index.html। ठीक है, 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इमेजेस में मैंने ऑलरेडी एक फेसबुक इमेज ऐड की हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस फेसबुक इमेज का पाथ देना है। ठीक है, मुझे इस फेसबुक इमेज का पाथ देना है। तो अब आपको मैंने कल भी बताया था कि आप मुझे इंडेक्स में से इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब इस फाइल, मतलब आपकी सोर्स फाइल ये है, मतलब इस फाइल से मैंने पाथ देना है, इस फाइल में मुझे उस इमेज का पाथ देना है। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच ना आप लोगों की, आई थिंक इवन इन स्कूल टाइम आप लोगों ने, हम लोग जनरली ऐसे ही पाथ देते थे कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते थे, प्रॉपर्टीज पे जाते थे और फिर हम ये वाला पाथ कॉपी कर देते थे। राइट, ये पाथ कॉपी कर सकते हो आप, बट इसमें यही प्रॉब्लम है सिर्फ कि ये जो पाथ है ये सिर्फ मेरे लैपटॉप में चलेगा, मतलब कि अगर मैं ये कोड आप लोगों को दूंगी, राइट, ये पाथ आपके लैपटॉप में नहीं चलेगा। ठीक है, ये पाथ आपके लैपटॉप पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से हम कभी भी ये वाला पाथ कॉपी नहीं करते। अगर आप लोग ये कॉपी करोगे ये वर्क करेगा, लेकिन सिर्फ मेरे लैपटॉप में, क्योंकि ये वाला पाथ आप खुद देखो, क्लाइंट्स देन विद लर्निफाई देन फ्रंट एंड देन डे 4, ये वाला पाथ तो सिर्फ मेरे लैपटॉप में होगा ना। आपको जब मैं अपना कोड दूंगी तो वो चलेगा ही नहीं, ये मतलब इमेज नहीं आएगी, क्योंकि ये पाथ तो आपके लैपटॉप में प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं यूज, रिलेटिव पाथ देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। इंडेक्स से इमेजेस फोल्डर में जाना है, सबसे पहले इस इमेज पे जाने के लिए इमेजेस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो इंडेक्स से इमेजेस में जाना, भी ये दोनों से एक ही लेवल पे सारे, तो मैं लिखूंगी डॉट स्लैश। ठीक है, मैं लिखूंगी डॉट स्लैश। आप देखोगे इमेजेस फोल्डर अपने आप आ गया, इमेजेस पे क्लिक करो, आप देखोगे इमेजेस में जो भी इमेजेस है वो अपने आप आ गया और ये पाथ आ गया। ठीक है, अगर आप इस पे वेरीफाई करना चाहते हो आप कंट्रोल क्लिक कर सकते हो। फिर से मैं बताऊंगी, डॉट स्लैश, मैंने डॉट स्लैश इसलिए लिखा है, लाइक आप डॉट डॉट स्लैश भी लिख सकते हो। मैंने डॉट स्लैश इसलिए लिखे क्योंकि ये तीनों चीजें एक ही फोल्डर में है, मीडिया में, तो मुझे इंडेक्स से इमेजेस में जाना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी डॉट स्लैश, आप देखोगे अपने आप इमेजेस आ गया और अपने आप फेसबुक डॉट png आ गया। ठीक है, अब मैं आपको लोगों को एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश भी हो सकता है जब आपको किसी भी फोल्डर से बाहर आना हो, मतलब आप खुद देखना, मैं लिखूंगी डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, अब आपको डे 4 फॉर्म और मीडिया दिख रहा है, मतलब कि अब आप एक फोल्डर पहले आ गए उस स्टेप पे। ठीक है, मतलब अगर आप इस फोल्डर, मतलब ये फाइल है, इस फोल्डर मीडिया से बाहर जाना चाहते हो तब आप लिखते हो डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश, बट अभी मुझे क्या करना है, इंडेक्स से इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं लिखूंगी डॉट स्लैश, अब अपने आप देखोगे इमेजेस और ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइक 2-3 फोल्डर, जैसे आज मैं अपना कोड दूंगी ना, इसमें 2-3 फोल्डर्स बना के चेंजेस करके देखना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप डॉट स्लैश लिखते हो यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन आ जाती है, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे इमेज का पाथ देना अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाथ आ गया। कंफर्म करने के लिए इस पे कंट्रोल क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, अब अदरवाइज आप यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ भी कर सकते हो और यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो। आप लोगों को मैं यहाँ से भी बता, एक तो ये करना ही है फॉलो आप लोगों को, इसके अलावा आप लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे ना राइट क्लिक करके इस रिलेटिव पाथ कॉपी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ से डिफरेंस बता देती हूँ। ये अगर कॉपी करोगे पाथ, ठीक है, इस इमेज पे राइट क्लिक करके, इस इमेजेस में जो फोल्डर है, इमेज है, यहाँ पे इमेज पे राइट क्लिक करके इमेज के ऊपर आप यहाँ पे कॉपी पाथ करोगे अगर, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज वाला पेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर्टीज वाला जो नहीं आ रहा था, ये वाला, जब आप प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे कॉपी करते हो वो पूरा पाथ आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला पाथ नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके रिलेटिव पाथ कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखना, आप ऑलरेडी ये वाला पार्ट तो हटा ही दो इसमें से, सिर्फ ये वाला रखना होगा, ये वाला पाथ भी चल जाएगा। ठीक है, बट ये कॉपी पेस्ट वाला आई वुड सजेस्ट कि ना यूज करो, आप खुद से सीख लो कि डॉट स्लैश करके जाना, वो बेटर अप्रोच है। ठीक है, यहाँ डॉट स्लैश ना भी लिखो तो भी ये वर्क करेगा।
ठीक है, यहाँ डॉट स्लैश ना भी वो लगाओ तो भी ये वर्क करे, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर अपने यहाँ डॉट स्लैश लगाया तो ये मैंने सिखा दिया, लेकिन यहाँ डॉट स्लैश ना भी लगाओ तो भी ये चलेगा, क्योंकि इस इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट फोल्डर अगर आप जो है सेम लेवल पे वो इमेजेस है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप डॉट स्लैश भी लगाओ। ठीक है, या तो यहाँ से कॉपी कर लो रिलेटिव पाथ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करके थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हटाना पड़ेगा ये वाला पार्ट, या ऐसे कॉपी कर लो या फिर खुद से लिख लो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि हर बारी कॉपी करने से अच्छा तो खुद ही ऐड कर दो पाथ। तो सिंपल था, इंडेक्स से मुझे जाना था इमेजेस फोल्डर, तो मैंने लिखा डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ये। अब यहाँ पे सिर्फ डॉट स्लैश भी लिखना शुरू करोगे, आपको अपने आप सजेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो इमेज का पाथ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑल्ट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव में आपको कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, ये इसलिए काम आता है, लेट्स से फॉर सम रीजन आपका इंटरनेट स्लो है, आप लोग कभी कभी फेस करते होगे व्हेन योर नेट इज स्लो द इमेज लोड टेक्स टाइम टू लोड। ठीक है, कभी कभी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो इमेजेस बहुत टाइम लेती है लोड करने के लिए, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट हेल्प करेगा, मतलब टिल द टाइम इमेज पाथ इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये फेसबुक टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इज जस्ट ऑल्टरनेट जस्ट टू टेल टू द यूजर व्हाट इज दिस इमेज अबाउट, या फिर कभी कभी क्या होता है इमेज ही अवेलेबल नहीं होती, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि उस जगह पे उस कंटेनर में इमेज की जगह ये टेक्स्ट है, कि जो भी इमेज है उसके रिलेटेड आप टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंस्टाग्राम की होती तो मैं इंस्टाग्राम टेक्स्ट डाल देती, इंस्टाग्राम लोगो या कुछ, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक लोगो डाल देती, यहाँ लोगो आएगा फेसबुक, ये लेकिन तब आएगा जब इमेज अवेलेबल नहीं है या इमेज लोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी आउटपुट देखते हैं, तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गई है, आई कैन सी इट, इमेज आ रही है, इमेज एसआरसी की ये पाथ होगी। ऑल्ट अभी आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि इमेज आ रही है, अभी मैं एसआरसी हटा देती हूँ। ठीक है, अब आप लोग खुद देख सकते हो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहे हैं, मैंने एसआरसी की वैल्यू हटा दी क्योंकि आई रिमूव द एसआरसी वैल्यू, नाउ यू कैन सी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इज कमिंग, फेसबुक लोगो एंड दिस आइकन ऑफ इमेज इज कमिंग। ठीक है, दिस इज गिविंग यू आइडिया लाइक इमेज इज अ कंटेनर and this image, whatever image will come, it is a referenced image, it will be a linked image with the web page. So this alternative text will come only when image is not available, or maybe the path is wrong, or maybe it is taking too much time to load. Okay, otherwise the image will come. Okay, this is image tag. इसमें जाके नाउ यू आई कैन ऐड स्टाइल, स्टाइल में जाके आप लोग हाइट और विड्थ, जैसे इमेज है तो उसको हाइट और विड्थ दे सकते हो आप, लाइक 100 पिक्सल विड्थ दे सकते हो, इमेज को 100 पिक्सल ऐसे, विड्थ ऐसे 150 कर देते हैं तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को कल मैंने इमेज एज लिंक भी बताया था, तो आप इस पे इसको एंकर टैग में रैप कर दो, मतलब एंकर टैग के अंदर ये वाला इमेज डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एज एलिमेंट कंटेंट, तो ये इमेज एज लिंक बन जाएगा, जैसे आपके सोशल मीडिया लिंक्स बनते हैं। क्लियर, इमेज वाला पार्ट क्लियर है सबको? ये वाला क्लियर हो गया, पाथ है मैंने कैसे दिया, अभी तक मैं ऑनलाइन इमेजेस यूज कर रही थी, अब मैंने अपने लोकल सिस्टम का पाथ दिया। ठीक है, और ये स्टाइल थोड़ी सी हाइट विड्थ ऐड कर दी, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी जब भी आपको इमेज टैग बनाना है ऐसे बनाना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, वो मत भूल जाना आप लोग, प्रॉपर स्ट्रक्चर के हेडर से स्टार्ट करना था, वो मत भूल जाना प्लीज। ये सिर्फ मैंने ऐसे इमेज इसलिए बताया क्योंकि मैं मीडिया एलिमेंट्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज जस्ट फॉलो द सेम स्ट्रक्चर ऑफ सिमेटिक दैट आई शोड यू यस्टरडे। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव वीडियो। ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट में वीडियो डालनी है, तो मैंने वीडियो के लिए ऑलरेडी वीडियो फोल्डर डाल दिया, वीडियो के लिए हम सिंपली वीडियो टैग यूज करते हैं। ठीक? अभी वीडियो टैग भी टीम 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। If you guys remember yesterday, in yesterday's session, I showed you one slide of what is HTML5. In that I mentioned media elements, video and audio is also introduced.
Let me pull up that PPT. Here you can see video and audio elements has also been added. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो डालनी हो, ऑडियो डालनी हो, तो आप वो भी डाल सकते हो यूजिंग दिस एलिमेंट. ठीक है, अब मे बी सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट वी हैड बिफोर वीडियो एलिमेंट. मतलब वीडियो एलिमेंट से पहले व्हाट वी हैड. ठीक है, मतलब 2014 से पहले अगर मुझे इमेजेस वीडियो डालनी है या ऑडियो डालनी है तो हम क्या यूज करते थे. तो उससे पहले हम लोग एक टैग होता था हमारे पास, एम्बेड. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. 2014 से पहले अगर मुझे वीडियो और ऑडियो, इमेज का तो यही टैग था, इमेज में कोई चेंजेस नहीं हुए, इमेज का इमेज टैग ही है. लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो डालनी है, ऑडियो डालनी है, ठीक है, तो हम सिर्फ ये इम्बेड टैग यूज करते थे. बट 2014 में इन्होंने सेपरेट टैग्स बना दिए वीडियो के और ऑडियो. ठीक है, अब ये वीडियो टैग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एसआरसी की वैल्यू देते हैं. ठीक है, वीडियो का पाथ. अब वीडियो के लिए क्या है, मुझे इंडेक्स से वीडियो में जाना है, तो मैं लिखूंगी डॉट स्लैश. आप देख सकते हो अपना वीडियो आ गया और ये वीडियो आ गई. ठीक है, यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि टीम वीडियो की बहुत टाइप हो सकती है. वीडियो आपकी MP4 हो सकती है, वीडियो आपकी OGG हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप वीडियो स्लैश MP4. वीडियो की जो फॉर्मेट होती है ना, MP4, OGG, वेब, वी, बहुत सारे फॉर्मेट्स में सेव हो सकती है. तो हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, वीडियो स्लैश MP4. ठीक है, अब ये इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे आ जाए. अब देखोगे अब यहाँ पे वीडियो आ गई है. ठीक है, ये वीडियो आ गई है. अब ये वीडियो प्ले पॉज नहीं हो रही है, आप खुद देखो वीडियो आ रही है, बट ये इसकी ना एक काम करते हैं, विड्थ और हाइट थोड़ी सेट कर देते हैं. इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस. 200 पिक्सल कर देते हैं विड्थ और हाइट भी. ठीक है, जैसे मैंने इमेज के लिए सेट किया था वैसे वीडियो के लिए भी कर दिया हाइट पे. तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आ रही है अब ये. ठीक है, अब ये वीडियो आपको लग तो इमेज की तरह रही है, मैं एक बार यहाँ प्ले करके दिखा देती हूँ. देखो ये है वीडियो ही. देखो ये है वीडियो ही. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में तो इमेज की तरह आ रही है, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं लगाया. ठीक है, यहाँ पे वीडियो के केस में आपको कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं, कंट्रोल्स. ठीक है, ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंट्रोल्स नहीं आएंगे. कंट्रोल्स अब आप देखोगे, वॉज म्यूट, अनम्यूट. ठीक है, अब ये वाले कंट्रोल्स यहाँ पे आ गए, डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड. ठीक है, अब ये आ गया ऑप्शन, ये कंट्रोल्स आ गए. अगर ये कंट्रोल एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, तो वीडियो भी आपकी एक इमेज की तरह दिखेगी. जैसे ही मैंने कंट्रोल्स ऐड किए, ये कंट्रोल्स आ गए. ठीक है, अब ये जो एट्रीब्यूट्स ऐसे आ जाते हैं ना, और इसके आगे कोई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. आप देखो ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट आ गया, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं आगे, इक्वल टू समथिंग. ये सिर्फ आ चुका है ऐसे, कंट्रोल्स, दैट्स इट. ऐसे एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं बुलियन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, बुलियन एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ, अगर तो इनको लिखा है यहाँ पे तो ये ट्रू हो जाते हैं, और अगर नहीं लिखा है तो ये फॉल्स हो जाते हैं. इसको ऐसे मान के चलो, मतलब कि अभी आपने कंट्रोल्स नहीं लिखा ना, तो कंट्रोल्स है ही नहीं, यहाँ पे फॉल्स ही है. और लिखा तो ये ट्रू हो जाते हैं. इनको एट्रीब्यूट्स. ठीक है, कोई मुझे बता सकता है, इससे पहले मैंने लिस्ट के टॉपिक में भी ऐसा एक एट्रीब्यूट बताया था जिसकी वैल्यू नहीं थी. कैन एनीवन रिकॉल? जब हमने लिस्ट पढ़ा था तब मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी थी, मैंने सिर्फ वो एट्रीब्यूट लिखा था वहां पे, वैल्यू नहीं लिखी थी उसकी. उसको भी बुलियन एट्रीब्यूट, मतलब इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम लिखा था, जब हमने लिस्ट पढ़ा था. एनीवन हु कैन रिकॉल ऐसा कोई एट्रीब्यूट जो हमने लिस्ट पढ़ा था, अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट पढ़ा था डे बिफोर यस्टरडे. तब मैंने आप लोगों को बताया था एक और एट्रीब्यूट जिसमें सिर्फ एट्रीब्यूट लिखा, वैल्यू नहीं लिखी थी उसकी में. एनीवन, डज एनीवन रिकॉल? You can go back, open the code of list part, just see which what was the attribute name. Attribute का नाम क्या था, जिसकी वैल्यू नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया था मैंने एट्रीब्यूट. इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब सिर्फ लिखा हुआ था ऐसे एलिमेंट में. एक एट्रीब्यूट करवाया था मैंने.
Yes, team, can anyone recall? Go back to your code, look at your list code, list unordered, ordered list पढ़ाई थी जब मैंने, तब मैंने आप लोगों को एक एट्रीब्यूट बताया था जिसकी वैल्यू नहीं डाली थी, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम डाला था, जैसे अभी डाला है कंट्रोल्स। तो वो ऐसे एट्रीब्यूट्स को बुलियन कहते हैं कि लिखा तो ट्रू, नहीं लिखा तो फॉल्स। एनीवन हु इज एबल टू फाइंड इट? लिस्ट टॉपिक में पढ़ाया था, ऑर्डर लिस्ट जब कराई थी। जस्ट क्विकली ओपन इट। Shivam Sahib reversed. Correct. That is absolutely correct, Supreet. So team, reversed was the attribute. जैसे यहाँ पे आप लोगों का एट्रीब्यूट दिख रहा है ना कंट्रोल्स, वैसे ही जब मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में रिवर्स एट्रीब्यूट बताया था, वो भी वैसे ही था बुलियन की तरह, कि अगर लिखोगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार कोड पुल करके दिखा देती हूँ। हम लोगों ने सेकेंड डे किया था ये। Here you can see, यहाँ रिवर्स्ड मैंने डे टू पे रिवर्स्ड एट्रीब्यूट करवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो रिवर्स एट्रीब्यूट में इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, दैट मीन्स ये बुलियन एट्रीब्यूट है। लिखा होगा तो मतलब रिवर्स कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स। वैसे ही सेम यहाँ पे कंट्रोल्स है। ऐसे एट्रीब्यूट जो डायरेक्टली ऐसे आते हैं विदाउट एनी वैल्यू, ये मतलब ये अपने आप एक तरह से वैल्यू ही है, बुलियन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम डाल सकते हैं ऑटो प्ले, मतलब कि जब ये वेबसाइट रिफ्रेश करूंगी, ये अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे ये अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा। वन सेकेंड, वी जस्ट नीड टू ऐड वन मोर थिंग, म्यूटेड। आप देखोगे ये अपने आप प्ले होना है, मैंने इसको प्ले नहीं किया। तो यहाँ पे ऑटो प्ले म्यूटेड, म्यूटेड मतलब कि वॉल्यूम है वो अपने आप ही म्यूटेड होगी, और ऑटो प्ले मतलब जब वेबसाइट लोड होगी या कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा, ये अपने आप ही चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने आप चल रही है, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये म्यूटेड है। एक चीज याद रखना, म्यूटेड अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, क्रोम में ना कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता। तो क्रोम एक्सटेंशन सिर्फ ऑटो प्ले को सपोर्ट नहीं करती है कभी कभी, तो इसलिए म्यूटेड लिखना ही पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको क्रोम की अगर मैं बात आई थी, माइक्रोसॉफ्ट एज में चल जाएगा, बट क्रोम के केस में ऑटो प्ले जिससे ना वर्क नहीं करता, तो इसलिए आपको ऑटो प्ले म्यूटेड दोनों लिखना पड़ता है। ऑटो प्ले मतलब अपने आप ही वीडियो प्ले हो जाएगी जब वेबसाइट लोड होगी, और ऑटो म्यूटेड मतलब आवाज बंद हो जाएगी। तो ये भी कौन सा एट्रीब्यूट हो गया, बुलियन एट्रीब्यूट। अगर ये है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश करूंगी, ये अपने आप प्ले हो रही है और म्यूटेड है अपने आप। ठीक है, तो जनरली हम किसी वेबसाइट में जब टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, राइट, फीडबैक डालते हैं, तो उस केस में हम ऐसी वीडियोस रखते हैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे ऑटो प्ले और म्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, एनीवेज आप लोगों को इसको म्यूटेड ही रखना चाहिए। उसका मेन रीजन ये है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर उसमें सपोज 4 वीडियोस है, तो इतनी सारी वीडियोस की वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा साउंड, जैसे बहुत सारी साउंड आने लग जाएगी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से, तो एनीवेज क्योटिक एक्सपीरियंस होगा यूजर के लिए, इसलिए हम एनीवेज वीडियोस के लिए प्रेफरेंस म्यूटेड रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है वीडियो। वीडियो इज सिमिलर टू ऑडियो, वीडियो इज सिमिलर टू इमेज, एसआरसी सेम है, टाइप यहाँ पे ऐड किया है, स्टाइल भी सेम किया है, सिर्फ ये 3 एट्रीब्यूट्स नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब इस आई एम नॉट शोइंग यू ऑल ऑडियो, बट ऑडियो भी सिमिलर है, ऑडियो के लिए भी हम ऑडियो टैग लिखते हैं, सेम चीज आती है, बस ऑडियो में ऑडियो की ऑडियो आ जाती है। तो जैसे कि आपकी ऑडियो के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक कि मैंने लिंक ऐड किया है टीम, ये लिंक पे ना आपको, जैसे ये जो वीडियो है ना, मैंने सैंपल वीडियो डाउनलोड की है, ठीक है, इसी वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको सैंपल वीडियोस चाहिए हो, कोई भी फॉर्मेट में, एवी, एमओवी, MP4, लाइक आई एम यूजिंग MP4, OGG, मैंने आप लोग कहा था ना बहुत सारे फॉर्मेट्स है, तो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ही सैंपल ऑडियो फाइल्स के लिए आप सैंपल ऑडियो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। ऑडियो के लिए MP3, वीडियो है ना वैसे ही सेम ऑडियो डलेगा, ऑडियो टैग आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे मैं दिखाई देती हूँ। ऑडियो टैग आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑटो प्ले म्यूटेड जो भी आपको डालना है डाल दो। कंट्रोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब एसआरसी में आपको बस यहाँ पे पाथ डाल देना है, ठीक है, ऑडियो का पाथ। अब ऑडियो का पाथ आप लोगों को पता है कौन सा होगा, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, MP3 कर लेना, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो, तो ऐसे ही ऑडियो ऐड हो जाती है। सो ये मैंने लिंक दे दिया है, इस लिंक से यू ऑल कैन डाउनलोड सैम्पल फाइल्स, क्योंकि अदरवाइज आपको अपने लैपटॉप में बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। तो वैसे ही आपको सैम्पल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन फ्यूचर, सैम्पल इमेजेस चाहिए, राइट, तो इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। आपको अगर प्रैक्टिस के लिए JPG में चाहिए, PNG, GIF ऐड करना है, GIF भी इमेज से ऐड होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में GIF डालना है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वो आप सिंपली इससे ऐड कर सकते हो, इमेज टैग से। GIF इज एडेड थ्रू इमेज ओनली, मतलब यहाँ पे बस GIF का पाथ दे देना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप सैम्पल फाइल्स अपनी चॉइस से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिंक मैंने यहाँ ऐड कर दिया, आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ आफ्टर इमेज वीडियो ऑडियो वी हैव iframes, ठीक है। iframe is again important. iframe is basically about embedding another website inside your website, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को लिंकिंग बताई थी, कल बेसिकली जब मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम की लिंकिंग की थी, तो तब मैंने आपको लिंकिंग वाला पार्ट बताया था कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं। मतलब मेरी वेबसाइट में मैंने कहीं पे भी क्लिक किया तो वो दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, दैट इज लिंकिंग। आईफ्रेम इज एम्बेडिंग अनदर वेबसाइट, मतलब आप पूरी वेबसाइट दूसरी एम्बेड कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, मतलब कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आपकी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ ये वाली वेबसाइट, ठीक है, ये वाली मैं दिखाती हूँ। सिंपल है, आई फ्रेम, SRC में वैल्यू डाल दो, विड्थ हाइट वगैरह सेट कर दो जो भी आपको चाहिए, ऐसे आपका आई फ्रेम ऐड हो जाएगा। इस केस में हम लोग सिंपली ऐसे देख सकते हैं, आई फ्रेम SRC, let's set the width and height. Once I frame, just a moment, I'm just checking why it's not coming. Okay. Maybe there is a issue with, okay, so now team you can see right now what is happening. Okay, you can see image is coming, video is coming, which is correct. Okay, but iframe is not working. So I like now I need to see what is wrong. Generally in case of HTML the problem is with the previous tag. So अभी आप देख सकते हो यहाँ पे iframe आ रहा है या वीडियो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो तक सब कुछ आ रहा है बट iframe नहीं आ रहा है, ठीक है, iframe वाला कोड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली एरर तो आएगा नहीं, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो जनरली इस केस में आप कभी भी देखोगे कि पिछले वाला टैग ना प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ होगा, इस वजह से ये रीजन होगा, ठीक है। तो जनरली जो पीछे पहले वाला प्रीवियस टैग है, मतलब आई फ्रेम से पहले वाला टैग है, वो मैंने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया होगा, इसी वजह से वो एरर आ रहा है, या एरर नहीं आएगा मतलब डिस्प्ले नहीं होगा,
ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैंने गलती से इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया था वीडियो को, और आप देखोगे वो टैग ही क्लोज नहीं हुआ, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई फ्रेम भी वीडियो का ही पार्ट है, तो वो ऑब्वियसली गलत कोडिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब वीडियो क्लोज हो गया, नेक्स्ट आई फ्रेम आ गया, आप देख सकते हो आई फ्रेम आ रहा है, तो ऐसे आपको एरर नहीं आएगा, आपको थोड़े बहुत चेंज जाके कोड में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यही सेम वेबसाइट थी जो यहाँ पे आ रही थी, ये सेम वेबसाइट है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट को हमने अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दिया, मतलब यहाँ मैंने लिंक नहीं किया कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं दूसरी टैब पे जा रही हूँ, ऐसा नहीं किया, दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में ही एम्बेड कर दिया। ठीक है, बट ये केस आपको ऑब्वियसली बहुत रेयर मिलेगा, वो भी अगर एक पेरेंट कंपनी है जिसके दो प्रोडक्ट्स या दो वेबसाइट ऐसे। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, मेटा हो गया, बेसिकली मेटा के अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, ऐसी कंपनीज का हो सकता है कि एक पेरेंट कंपनी है मेटा और उसके अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम आप एक वेबसाइट में बेट कर रहे हो, वरना थर्ड पार्टी वेबसाइट आप कभी भी बेट नहीं करते। ठीक है, ऑब्वियसली दूसरी कंपनी आपको अलाउ क्यों करेगी अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट किसी और की वेबसाइट में बेट करने के लिए, राइट, ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई फ्रेम यूज कब आएंगे। आई फ्रेम मेजरली ना यूट्यूब वीडियोस ऐड करने के लिए हेल्प करते हैं। अब आपको अगर कभी भी यूट्यूब वीडियो अपनी वेबसाइट में एम्बेड करनी है ना, तो उसके लिए आपको आई फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका आई फ्रेम हो गया। अब इसके बाद यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड करनी है, तब हमें आई फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एसआरसी में आपको पाथ डालना है यूट्यूब वीडियो का। ठीक है, अब यूट्यूब वीडियो के लिए आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। वन सेकेंड, एंड लेट मी जस्ट ओपन सम यूट्यूब वीडियो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अब यूट्यूब के लिए आप लोगों को ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप लिंक। Yes, team, is my screen visible to all? ओके, अब YouTube के लिए ना आप कोई भी YouTube वीडियो खोल लो। ठीक है, यहाँ पे ना आप ये वाला लिंक, जैसे सपोज मैं इस वीडियो पे भी अगर जा रही हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो पे भी गई सपोज करो, तो आप ये वाला लिंक कॉपी नहीं करोगे, ये वाला लिंक आप मोस्टली आप ये सोचोगे कि ये वाला कॉपी करना लिंक, आप ये वाला लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको यूट्यूब वीडियो अपनी लिंक करनी है, सपोज ये वाली होगी, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ये वाली आपको यहाँ यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे शेयर पे जाना है, जो भी वीडियो चाहिए उसके शेयर पे जाना है। ठीक है, उसके बाद एम्बेड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप एसआरसी की वैल्यू है उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ऐसे करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को जो ये ऊपर पाथ होता है इसको कभी कॉपी नहीं करना यूट्यूब के केस में। यूट्यूब वीडियो के केस में क्लिक ऑन शेयर, क्लिक ऑन इम्बेड, फिर यहाँ पे आप देखो पूरा आई फ्रेम मिल जाए आपको, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, या फिर सिर्फ एसआरसी की वैल्यू कॉपी करो। ठीक है, और उसको यहाँ पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ऐसे आप लोग यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो यूट्यूब वीडियो आ गई है, और यहाँ से आप क्लिक करके इसको चला, वेबसाइट पे देखना है तो आप यूट्यूब पे भी जा क्लिक कर सकते हो, फिर ये यूट्यूब वेबसाइट पे खुल जाएगा। ठीक है, शेयर, इम्बेड एंड देन कॉपी द पाथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आई फ्रेम्स के। क्लियर, ये क्लियर है सबको? इतना बार क्लियर है, इमेज वीडियो आई फ्रेम दूसरी वेबसाइट को कैसे एम्बेड करना है,
या फिर यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड करनी है। ये वाला सिनेरियो आप लोगों को कम ही मिलेगा जब आप दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करते हो, बट यस ये वाला सिनेरियो आपको ज्यादा मिलेगा जब आप यूट्यूब वीडियो डालते हो। क्लियर है इतना पार्ट सबको? कैन आई सी योर थम्स अप, यस नो समथिंग? ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ वेबसाइट में कहाँ यूज हुआ है। अगर आप इंडिजीन की वेबसाइट देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे आई फ्रेम यूज हुआ है, जो यूट्यूब वीडियो आज मैंने ऐड करी है, आप यहाँ देख सकते हो इजिली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को हेडिंग भी डालनी आती है, आपको पैराग्राफ भी डालना आता है, आपको आई फ्रेम भी आता है। ऑब्वियसली ये नेक्स्ट टू ईच अदर कैसे आए, एक ही रो में कैसे आए, ये आपका हो गया। ये सीएसएस का पार्ट को छोड़ दो, बट आपको अगर मैं बोलूँ एक हेडिंग, पैराग्राफ और इसके नीचे आई फ्रेम डालना है वीडियो यूट्यूब, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब ये हेडिंग, ये बॉक्स, सीएसएस का पार्ट नहीं बोल रही मैं, सिर्फ वैसे टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी वीडियो यूट्यूब वीडियो डली हुई है। तो ऐसे यूज होते हैं जनरली टेस्टिमोनियल्स के लिए, या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लाइक अबाउट इंडिजी, तो वहां पे आपको दिखेंगे वीडियोस। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज फॉर्म्स। ठीक है, अब फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी आपको जहाँ पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आपको यूजर से डेटा लेना है तो आपके पास जो वे आउट है वो फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म हम यूज करते हैं टू कलेक्ट यूजर इनपुट, मतलब यूजर जो भी डेटा डालेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले जीमेल, अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल हूँ तो जीमेल में भी आप सबसे पहले साइन अप फॉर्म भरते हो, जहाँ पे आप यूजर से डेटा लेते हो। फिर आप लॉग इन करते हो तो लॉग इन फॉर्म हो गया। उसके बाद आप लोग कॉन्टैक्टस फॉर्म देख सकते हो, लेट्स से कॉन्टैक्टस फॉर्म देख सकते हो, फीडबैक फॉर्म देख सकते हो। जैसे कॉन्टैक्टस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ये सीखोगे आज की नेम कैसे आ रहा है, मैसेज कैसे आ रहा है, कंपनी कैसे आ रही है, ईमेल, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मीडिया अपॉर्चुनिटी, ये कैसे ऐड करना है, आई एग्री कैसे करना है, ये वाला पार्ट और बटन, ये पार्ट देखोगे आज। मतलब आफ्टर टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस फॉर्म। फॉरगेट अबाउट द स्टाइलिंग पार्ट में इंक्लूड नहीं कर रही, बट ये बेसिक्स इनपुट्स आप ले पाओ, डाल पाओगे। जैसे कि अगर मैं सीएसएस हटा दूं इसकी, तो ये इनपुट्स आप आज क्रिएट कर पाओगे। ये देखो, ये इनपुट्स ऐसे दिख रही है, जो भी मैंने सीएसएस हटाई है ना, ये इनपुट्स ऐसे दिखती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर ये वाली मीडिया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और सीएसएस लगा दोगे तो ये ऐसे दिखेगी वेबसाइट। तो सीएसएस पार्ट हटाने के बाद एक ऐसी दिख रही है, वो आप आज कर पाओगे इसके बाद। जैसे ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, ये एड्रेसेस है। अब मैं सीएसएस इनेबल कर दूंगी तो ऐसे दिखेगा। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि सीएसएस के बिना ये वाला पार्ट मुझे बना के दिखाओ, तो आप लोग कर सकते हो इजीली। अब ये वाला पार्ट आप ये सारा कुछ कर सकते हो अब इजीली। आप ये सारी इमेजेस आप डाल सकते हो, आप फॉर्म बताओगे वो भी कर सकते हो, ये सारा टेक्स्ट आप डाल सकते हो। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये हेडिंग है और लिस्ट बना दो बस, ये वाला हेडिंग लिस्ट ही बना दो। अब सीएसएस ऐड कर देंगे तो इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करके अच्छे से डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो एचटीएमएल पैटर्न आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म का भी मैं बता दूंगी, ये हेडिंग है और ये इनपुट्स कैसे आएगी। तो हम लोग ये सीखेंगे आज, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होती जिसमें फॉर्म्स ना हो। ठीक है, तो फॉर्म एक ऐसे टॉपिक है जो हर वेबसाइट पे होगा। यहाँ पे बस मैंने एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट किया। मीडिया वाले में आपको सारा मीडिया का कंटेंट मिल जाएगा। फॉर्म के लिए मैंने सेपरेट बनाया है, ताकि आप लोग फॉर्म जब रिवाइज करो इजियर हो आपके लिए रिवाइज करना। ठीक है, अब फॉर्म में क्या है, सिंपली फॉर्म क्यों करना है क्रिएट, ताकि हम यूजर का डेटा कैप्चर कर सके। अब फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा मैंने फर्स्ट डे टैग्स की डेफिनेशन बताई थी। तो टैग क्या होता है, कि इंस्ट्रक्शन होता है जो ब्राउजर को बताता है कि कैसे पर्टिकुलर टैग या कंटेंट को आपको डिस्प्ले करना है। सेम डे मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, एलिमेंट्स बताए थे। फिर धीरे धीरे हमने डिफरेंट टाइप, जैसे लिस्ट टॉपिक किया तो बहुत सारे टैग्स किए। उसके बाद हमने लिंक्स किया, सिमेंटिक किया, ब्लॉक लाइन किया, राइट।
उसके बाद हमने सारे जैसे मीडिया किया, जैसे टॉपिक्स के बहुत सारे टैग्स ही पढ़े। मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे कहा था HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज, तो आपको एक्चुअली जो पढ़ना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स है। तो वैसे ही उस दिन मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई थी, स्ट्रक्चर टैग्स, पेयर टैग, अनपेयर्ड, राइट। वैसे ही फॉर्म टैग्स होते हैं या फॉर्म एलिमेंट्स बोलो, जो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म बनाने में। ठीक है, तो फॉर्म से रिलेटेड सारे टैग्स पढ़ेंगे, तो ये इतने सारे होते हैं, लेबल, इनपुट, सिलेक्ट, ऑप्शन, ये सारे टैग्स के नाम है। ठीक है, और एक फॉर्म के एट्रीब्यूट्स ये होते हैं। तो आप मान सकते हो कि फॉर्म एक एलिमेंट होगा जिसमें इतने सारे टैग्स और इतने सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सारे देखेंगे आज। अब मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जब भी वेबसाइट बनानी शुरू करनी है सिमेंटिक से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मैं वो सेम फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे हेडर, फुटर, उनके बीच में आता है मेन, मेन के अंदर आते हैं सेक्शंस। अगर आपको नैव चाहिए हेडर के बाद तो यहाँ पे डाल दो, अगर उसके ऊपर चाहिए तो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ताकि आप लोग सेम फॉलो करो। अब इस सेक्शन के अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देती हूँ, फॉर्म। इसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे। अब फॉर्म में सबसे पहले हम लोग फॉर्म एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी फॉर्म। सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग डाली, साइड बाय साइड में रन कर देती हूँ। आप देखोगे ऐसे ये फॉर्म दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्म, बस इस पे फोकस करना है आपको, इस फॉर्म पे। फॉर्म हेडिंग आ गई। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोग एलिमेंट्स डालते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर फॉर्म एलिमेंट्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे लेबल। ये वाले जो यहाँ पे डाले थे यही यही सेम मैं डाल ऐड करूंगी। तो सबसे पहले आता है लेबल। बस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं यहाँ पे कि कौन सा किससे होता है। तो लेबल होता है टीम, बताने के लिए यूजर को कि एंटर क्या करना है। ठीक है, तो लेबल होता है यूजर को बताने के लिए कि एंटर क्या करना है। तो लेट्स से मैंने लेबल में लिखा फर्स्ट नेम, तो मैंने एंटर यूजर को बताया कि फर्स्ट नेम एंटर करना है। ठीक है, ऐसे। अब वो जो इनपुट बॉक्स आता है ना यहाँ पे, जिसमें यूजर एंटर करता है डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हो गया फॉर्म। जो लेबल है, जैसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये लेबल है। ठीक है, अब यूजर को एंटर क्या करना है इसके अंदर, तो वो होता है इनपुट बॉक्स। ठीक है, वो होता है इनपुट बॉक्स। अब इनपुट की एट्रीब्यूट्स होती है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ आ रही हो। एट्रीब्यूट मतलब इनपुट है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट डलेगा, जैसे कि टाइप, टाइप ऑफ इनपुट लेट्स से मैं डाल देती हूँ टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेबल का एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, कुछ भी डाल दो, मैंने एफ नेम डाल दिया। तो लेबल में एट्रीब्यूट डालते हैं फॉर, और यहाँ पे हम डाल देंगे लेट्स से एक नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे डलता है एफ नेम। ठीक है, आप देख सकते हो इनपुट बॉक्स आ भी गया। अब प्लेस होल्डर होता है एक और एट्रीब्यूट इनपुट का, जिसमें हम डालते हैं प्लीज एंटर नेम। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगी, देखना प्लीज एंटर नेम यहाँ पे आ रहा है। प्लीज एंटर नेम आप लोगों को इनपुट में दिख रहा होगा, है ना। तो वो प्लेस होल्डर से आता है। तो यहाँ पे लेबल है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस इनपुट बॉक्स में क्या डालना है, फर्स्ट नेम। अब इसके अंदर आपको जो भी एंटर करना है वो आएगा इनपुट से। तो इनपुट के एट्रीब्यूट होते हैं टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, ये मेन है जो आपको डालनी है हमेशा। ठीक है, और जो भी फॉर की वैल्यू होगी दैट शुड बी सेम एज नेम की वैल्यू, मतलब कि जो जो भी फॉर की वैल्यू है यहाँ पे वो सेम होनी चाहिए इसकी। ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूँ रीजन ये है, सपोज मेरे यूजर को बोला एंटर लास्ट नेम, लेट्स से लास्ट नेम। ठीक है, सेम इनपुट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एल नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एल नेम कर दिया। अभी आप इसको कोड को देखो। ठीक है, आउटपुट वाइज तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है, ये फर्स्ट नेम का है, ये लास्ट नेम का है। अब आउट कोड वाइज आप देखो, यहाँ से भी आप ऑब्वियसली आपकी प्लेसमेंट ही ऐसी है कि आपने लेबल यहाँ के इनपुट, लेबल इनपुट। पर लेट से मैं ये वाला लेबल उठा के यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने वो वाला लेबल उठा के यहाँ लिख दिया।
जब आप इस कोड को देखोगे आपको मे बी लगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ आएगा, फर्स्ट नेम यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली आउटपुट की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आउट यूजर को बताने के लिए कि कहाँ पे फर्स्ट नेम डाला है, कहाँ पे लास्ट नेम डाला है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपने अपने कोड की प्लेसमेंट की है कि आपने लेबल यहाँ डाला, इनपुट यहाँ डाला, तो यूजर को पता लग रहा है कि यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। आपने लेबल लास्ट नेम यहाँ डाला और इनपुट यहाँ डाला, तो ऑब्वियसली यूजर को पता लग रहा है कि फर्स्ट नेम यहाँ है, लास्ट नेम यहाँ है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं फॉर एट्रीब्यूट को 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं बस ये हटा रही हूँ। अब आप कोड को देखो, आप ये तो ऑब्वियसली यूजर को अभी भी पता ही लग रहा है फर्स्ट नेम कहाँ डालना है, लास्ट नेम कहाँ डालना है। अब आप इसको भूल जाओ आउटपुट को, अब आप सिर्फ कोड पे ध्यान दो। कोड पे देख के आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे लेबल आएगा, कहाँ पे इनपुट, क्योंकि आपको ये सोचना है कि जब ये कोड ब्राउजर में जाएगा उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो लेबल है वो इस इनपुट का है और ये जो लेबल है ये इस, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसे इंडिविजुअल टैग्स एग्जीक्यूट होंगे ब्राउजर में, और जैसे ये फाइल ब्राउजर में जाएगी तो वो डिस्प्ले करा देगी लेबल और फिर इनपुट, लेबल और इनपुट। आउटपुट वाइज तो मुझे पता लग रहा है कि कौन सा लेबल किस इनपुट का है, बट जब फॉर्म सबमिट होता है टीम तो बैकएंड में डेटा भी जाता है, तो उसको पता कैसे लगेगा कि कौन सा इनपुट कौन से लेवल का है, कौन सा इनपुट कौन से लेवल का है, ठीक है। इसी वजह से हम ये फॉर एट्रीब्यूट डालते हैं, क्योंकि जब आप अभी मैं आज दिखाऊंगी जब फॉर्म सबमिट करोगे ना, ये फॉर और एक कौन सी इनपुट के लिए है ये एक्चुअली सेव होता है इस फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में सेव होता है, फॉर एफ नेम इक्वल टू लेट्स से अलीशा, ऐसे ये बैकएंड में जाके ऐसे सेव होगा। तो उसे पता कैसे लगेगा कि ये इनपुट किस लेवल का है, ये इनपुट किस लेवल का है। इसलिए आपको जो फॉर एट्रीब्यूट यहाँ डालते हो सेम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट होता है, जो आपका यहाँ फॉर एट्रीब्यूट होता है वो सेम यहाँ पे आपका नेम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका सिंपल रीजन ये है कि लेबल और इनपुट को आउटपुट वाइज तो आपको पता है, लेकिन कोड वाइज ये लिंक्ड नहीं है। अभी अगर आप ये फॉर एट्रीब्यूट ना डालो तो कोड वाइज दे आर नॉट लिंक, ये लेवल इससे लिंक नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ इसके बाद प्लेस किया है। इन दोनों में कोई कॉमन चीज तो है ही नहीं जो इसको कनेक्ट कर रही है। तो बैकएंड में जब भी डेटा सेव होगा उसको पता कैसे लगेगा कि ये इनपुट फर्स्ट नेम का है, ये इनपुट लास्ट नेम का है, तो ये नेम एट्रीब्यूट से पता लगता है। तो ये फॉर और नेम से दोनों लिंक हो जाते हैं कि ये लेवल इस इनपुट का है, ये लेवल इस इनपुट का है, ठीक है। इसी वजह से आपको ये मैं आउटपुट वाइज दिखाऊंगी भी बाद में जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर और नेम। और ये रीजन है ये फॉर और नेम सेम होता है, इस फॉर ये इनपुट इस लेवल का है, ये इनपुट इस लेवल का है, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट हो गया आपके फॉर्म के, लेवल और इनपुट, ठीक है। अब इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप एट्रीब्यूट मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर को बोलना है कि एंटर एज, ठीक है, एंटर एज, लेबल आ गया एंटर एज। अब यहाँ पे इनपुट आएगा जहां मैं यूजर को बोलोगे एज एंटर करो, तो अब यहाँ पे टाइप, अब आप टाइप मैंने लिखा ना, अब देखो कितने सारी टाइप्स है इसके पास, यू ऑल कैन सी कितने सारे टाइप्स है इसके पास। मैं इस टाइप एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ। पहले मैंने फॉर्म बताया, फॉर्म में हमारे पास दो एलिमेंट्स बताए मैंने, लेबल और इनपुट, ठीक है। लेबल का एट्रीब्यूट फॉर होता है और इनपुट के ये सारे होते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, धीरे धीरे बताऊंगी मैं, अभी के लिए बेसिक ही 3 है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, लेबल और इनपुट तो सेम रख रही हूँ, अब ये फर्दर टाइप की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप टेक्स्ट हो गया, टाइप ईमेल, टाइप पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अब एज है तो नंबर एंटर करेगा यूजर, ठीक है। प्लेस होल्डर में डाल देंगे प्लीज एंटर एज, ठीक है। अब लेबल आगे इनपुट, अब इन दोनों को कनेक्ट भी करना है, तो मैंने इसको दे दिया एज और यहाँ पे नेम हो गया एज, ठीक है। तो आप देख सकते हो एंटर एज, यहाँ पे एंटर एज कर, ठीक है? इसके बाद हमारे पास होता है टेलीफोन नंबर। अगर मुझे यूजर को बोलना है कि आप टेलीफोन नंबर डालो, एंटर कॉन्टैक्ट, तो इनपुट, ठीक है। अब टाइप में आता है हमारे पास टीईएल टेलीफोन, नेम में कॉन्टैक्ट डाल देती हूँ मैं, फॉर कॉन्टैक्ट, और प्लेस होल्डर हो गया प्लीज एंटर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा।
अब वैसे ही हमारे पास इसके बाद होता है, आप खुद देख सकते हो। अभी जो इनपुट यहाँ पे बनाई है, सिंपली इतना पार्टी नेम, कंपनी, ईमेल आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और ये स्टार जो आप लोग देखते हो ना यहाँ पे आते हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर दो, बस यहाँ से ऐड हो जाते हैं ये स्टार। इसके बाद स्टार ऐड कर दो, तो आपकी वेबसाइट में भी ये स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप इजिली अब ये वाला तीनों पहले तीन इनपुट क्रिएट कर सकते हो इजीली, लेबल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे रेडियो दिख रहा होगा, राइट, रेडियो। अब ये रेडियो के लिए भी टाइप होती है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, मैंने इनपुट पहले डाल दी, क्योंकि जनरली इन केस में ना आप देखोगे ये इनपुट पार्ट है और ये लेबल पार्ट है। तो जनरली रेडियो के केस में ना इनपुट पहले होती है और लेबल बाद में होता है। जैसे यहाँ पे इनपुट पहले आएगी और लेबल बाद में आएगा, लेबल बाद में डाल देती हूँ मैं। ठीक है, सेलेक्ट लेट्स से मेल एंड फीमेल। ठीक है, जेंडर मैंने बोला, हमें लिख देती हूँ रेडियो इनपुट। अब यहाँ पे सेम मैं एक और इनपुट बनाऊंगी। ठीक है, टाइप लिख दूंगी रेडियो एंड लेबल विल बी फीमेल। ठीक है, अब आप देख सकते हो हो गया। अगर मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा फीमेल। और जनरली आप देखोगे इनपुट लेबल से पहले आता है इस केस में, कि पहले ही आ रहा है इनपुट फिर लेबल, पहले इनपुट आ रहा है फिर लेबल। आप खुद देख सकते हो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मीडिया अपॉर्चुनिटी कैसे बनी है, रेडियो से। ठीक है, तो इनपुट और लेबल। अब आप सिंपली खुद भी ये वाला पार्ट क्रिएट कर सकते हो। वो ब्लैक कलर का आ रहा है क्योंकि उन्होंने सीएसएस ऐड की हुई है, स्टाइलिंग की हुई है, राइट, अदरवाइज बना वो ऐसे ही है। अब इस केस में आप लोगों को एक चीज का थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को एक तो वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू क्या होती है टीम, जो बैकएंड में जाके सेव होती है। मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हर इनपुट पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है। यहाँ पे ना मैंने वैल्यू कुछ नहीं डाला। ठीक है, डाल सकते हो एम्प्टी, कुछ भी डाल सकते हो। वैल्यू इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट इन इनपुट पे ना भी डालो तो वो बाय डिफॉल्ट जब भी डेटा लेगा वो डाल देगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, जो यूजर एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर मैं इन दोनों को पिक करूं, ठीक है, तो लेबल क्या है, एफ नेम, बैकएंड में ऐसे जाएगा इज इक्वल टू, अब ये जो भी यूजर इसमें एंटर कर रहा है, लेट्स से अलीशा यूजर ने एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो अलीशा आ जाएगा सेम। तो अलीशा को हम बोलते हैं वैल्यू, मतलब जो वैल्यू एट्रीब्यूट होगी वो अलीशा होगी। ठीक है, जो यूजर से आएगी। इन केस में ये यूजर से आती है, अब खुद देखो यूजर एंटर करेगा तो आएगी ना। ठीक है, अब रेडियो के केस में आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि ये वैल्यू यूजर सिर्फ सिलेक्ट करेगा। यूजर के पास टाइपिंग की कोई जगह थोड़ी ना है, यूजर टाइप थोड़ी ना कर पा रहा है, उसके पास सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यूज है। तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट रेडियो के केस में आपको डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो बैकएंड में जाएगा क्या, उसको पता ही नहीं लगेगा कि बैकएंड में भेजना क्या है। यूजर इस केस में सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है, यूजर इस केस में एंटर नहीं कर रहा। इन केस में ना यूजर एंटर करता है डेटा, वो बैकएंड में जाके सेव होता है। यहाँ पे यूजर सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट आपको खुद लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल रीजन है कि क्योंकि यूजर कुछ एंटर नहीं कर रहा है, यूजर सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, तो वैल्यू आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से देखना, मैंने मेल पे क्लिक किया और फिर फीमेल पे क्लिक किया, दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आप मान के चलो आप लोगों ने क्विज किया कभी परफॉर्म, मे बी इन कॉलेज टाइम, मे बी इन स्कूल, आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी है जहाँ पे एक क्वेश्चन होता है और चार ऑप्शन होते हैं, आप चारों में से ABCD में से कुछ सेलेक्ट करते हो। आप लोगों ने करा है ऐसे क्विज वगैरह? आई थिंक सभी ने किया होगा। जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इसी से क्रिएट होते हैं, रेडियो बटन से। आप इमेजिन करो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हेडिंग में, उसके नीचे आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से एक करना है या फिर चारों में से चारों भी कर सकते हो। तो MCQ क्विज भी इसी से क्रिएट होते हैं, रेडियो बटन से। तो जब जब कभी भी आप वेबसाइट में क्विज परफॉर्म करते हो, वेबसाइट्स के अंदर क्विज परफॉर्म करते हो, तो वो रेडियो बटन से ही क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये जब आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हो, कंसिडर इट लाइक मल्टीपल, मतलब आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसके अलावा इसको अगर आपको ऐसे बनाना है कि ये एक बारी में एक ही सिलेक्ट हो, मतलब मैंने ये क्लिक किया,
अब मैं फीमेल पे गई तो ये अपने आप अनसेलेक्ट हो जाए इसकी तरह। मीडिया होगा या फिर बिजनेस होगा, एक ही चीज होगी, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लगाते हैं। इसको अलग अलग कर दो नेम एट्रीब्यूट को। जेंडर एन कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जेंडर एफ। ठीक है। अब मैं मेल पे गई और फिर फीमेल, 1 सेकेंड, मेल, 1 second. Name is different. Okay, I forgot the for attribute. This is male and this is female. Value is correct. Name is correct. This is for female and this is for male. Um, okay, just 1 second. I need to check why it's not coming to be one. Okay, I'll check that later. Okay, that like this, like alternate should come. That I'll check later, and I'll let you guys. By the end, I'll let you know. I don't know why it's not working right now. Maybe I'm missing some part. Okay, I'll tell you all this part later, like how to select only one thing. Like if I click on male and if I go to female, only one should be selected. Okay, I will tell you that part later. But for now, this is how you can create the radio part. Like you can select multiple options in one go. Okay. Next input we have is select colors. Okay. So let's say here I will ask user to select your favorite color. So now here we have input type is equal to color. Okay. So now you can see you can select whatever color you want to. Okay. This is input color. Then we have like rest all you can add like for color and name color. Then we have label, select date and time. Okay. So here you can simply write select birth date, birthday, okay, for birth, okay, and input type will be birth, uh, date, okay. So date will come, name, date. If you observe in these cases, I have not added placeholder. Placeholder is only for the input where you have a telephone, you have number, you have text.
For these very inputs like radio, for color, for date, you don't need an input box. Okay, so you don't need a placeholder. So I'm not added any placeholder. Okay, so you can simply select the date here. Okay. Similarly, you have time. Input type is equal to time. You can see time is come. Okay. So this is selecting colors, date, and time. I think, yeah. Okay. So team, this is also working. Now I just recalled the name has to be same. Okay. So here in radio button, let me just explain it again. In radio button, we add the input, we add the label. So this is coming. Okay. Here you can see I'm able to select both because the name value is different. Okay. But if you make the name value same, now you have to select only one at a time. So let's say if you have four options and if you select one and if you go to another one, the first one deselects. So that is because I've added the name. So now you can say like these inputs are linked together now. Okay. Let's say I have more options also. Let's say I have an option called other. Okay. Input type is equal to radio, and now I have an option called other. Label, I will say other, okay. And name here, I will say gender, okay. So now you can see either I can select male, I can select female, or I can select other, okay. But obviously, if I keep the names different, then they are not linked together. Because of this name, now these three inputs are connected together. Okay, so if you keep same name attribute for these very radios, then either of one is selected, just like this one. Okay, just like this one, either of one is selected. If you want all to be selected, then keep a name different. Okay, different names. This is exactly what is followed in multiple choice questions also. If you want, if they allow you to select multiple from the questions, okay, multiple options, then they will go for different name attribute values. But if they want you to select one out of all, then they will go with same name values. Okay. For every one, like for one question, you will keep the same name. If you go to the second question, there will be a different name. ओके ये रेडियो वाला क्लियर है सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रेडियो वाले पार्ट पे दिस नेम हैज टू बी सेम इफ यू वांट टू गो विद आइदर ऑफ वन ऑप्शन ये स्टीम क्लियर है ये वाला पार्ट रेडियो वाला सबको ओके ये नेम के थ्रू ये बेसिकली नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ये ऑल्टरनेट और वैसे बनते हैं ठीक है ऑलराइट फिर हमने नेक्स्ट देखा कलर्स डेट टाइम ठीक है अभी हम डिफरेंट टाइप एट्रीब्यूट ही बता रही हूँ मैं आपको एलिमेंट्स तो लेवल और इनपुट ही चल रहे हैं बस आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट बता रही हूँ मैं टाइप के उसके बाद हमारे पास होता है सिलेक्ट फाइल्स ठीक है सिलेक्ट फाइल्स जैसे कि आप लोग रिज्यूमे अपलोड करते हो पैन कार्ड अपलोड करते हो या फिर आप लोग आधार कार्ड अपलोड करते हो राइट एट दैट टाइम यू जनरली यूज इट लाइक ब्राउज लेट्स से यू एंटर रिज्यूमे ठीक है then you will give an input type is equal to file okay type is equal to file name you can say resume for resume okay so now you can see resume choose file let's say I select this file and you can see this file name is coming here okay if you right now you will see let's say you want to select two files okay you won't be able to select it so to select multiple file you just need to add multiple attribute okay in the input add multiple attribute now you will be able to select multiple files in one go okay you can see three files selected so this multiple is also like a boolean attribute मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया था ना वीडियो में कंट्रोल्स ऑटो प्ले म्यूटेड और लिस्ट के वक्त रिवर्स्ड वाला तो मल्टीपल भी बुलियन एट्रीब्यूट की तरह जब आपको मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर रही हो टाइप फाइल के टाइप पे आएगा ये सिर्फ मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी हो तो यू कैन जस्ट ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन ठीक है ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होगा
तो जनरली जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हो, सिटी सेलेक्ट करते हो, तब यूज करते हो ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन अब देख सकते हो, जैसे ड्रॉप डाउन यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट एलिमेंट है कि फॉर्म का ही पार्ट है, सारा फॉर्म के अंडर ही आता है। अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारे पास आता है लेबल, ठीक है, और इसके अंदर हम यूज करते हैं सेलेक्ट। हमारे पास यहाँ पे आता है ड्रॉप डाउन, उसके अंदर सबसे पहले लेबल में हम डाल देंगे जो भी यूजर एंटर करेगा, लेट्स से सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट कंट्री, और ये ड्रॉप डाउन का आ गया ऑप्शन। अब इस लेबल के अंदर हम डालते हैं सिलेक्ट, ठीक है, लेबल फिर आता है सिलेक्ट, ठीक है। अब इस सिलेक्ट को इस लेबल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सेम अब क्या करूंगी मैं, फॉर कंट्री, और यहाँ पे भी मैं नेम एट्रीब्यूट में कंट्री डाल, ठीक है। इस केस में ना आपको इनपुट नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन बनाने के केस में आपको इनपुट की जगह सिलेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो फॉर कंट्री नेम कंट्री, तो ये कनेक्ट हो गया, लेबल ये इसके लिए है, ठीक है। इसके अंदर अब आप लिखते हो ऑप्शन, ठीक है। उस ऑप्शन में आप डालते हो ऑप्शन, लेट्स से कनाडा, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ओके। और यहाँ पे आपकी अब आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब आप खुद देखो, रिज्यूमे के केस में वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो, कलर की फॉर्म में आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, डेट और टाइम पे भी सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे रेडियो के केस में आप सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, आप सिलेक्ट कर रहे थे, आप कोई वैल्यू दे नहीं रहे थे यूजर को, आप आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी थी, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मेंशन करना पड़ रहा था, राइट। यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप सिर्फ सिलेक्ट करने वाले हो, बैकएंड में तो डेटा वही जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ये वैल्यू एट्रीब्यूट वो होगी जो बैकएंड में जाके सेव होगी, ऑस्ट्रिया ऐसे। तो ये आएगा कंट्री इक्वल टू कनाडा, आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। जनरली वैल्यू हम स्मॉल केस में ही रखते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन भी बन गया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया, जब आपको मल्टीपल लाइंस ऐड करनी हो, जैसे यहाँ पे ना, इसके लिए मैं इनपुट यूज करूंगी, मैसेज आप देखो मल्टीपल लाइंस है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। आप खुद देखोगे नेम कंपनी ईमेल, एक एक लाइन आएगी। मैसेज आप देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, तो जब भी आपको मल्टीपल लाइंस यूजर को बोलने हो, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे लिखना हो, या फिर आप लोग वो देखोगे ना इंस्टाग्राम पे अपना बायो लिखते हो, आप लोग लिंक्डइन में अपना बायो लिखते हो, तो उस केस में वो टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में सिंपली आप यहाँ लिख सकते हो, लेट्स से एंटर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया ऐसे आ जाता है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया ऐसे आ जाता है। अब आप लोगों को इसमें ना एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, रोज होता है यहाँ पे, यहाँ पे हाइट विड्थ नहीं होता है, यहाँ पे रोज और कॉलम्स होता है। जैसे मैंने लिखा 10 रोज 10 कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते 10 रोज और 10 कॉलम्स आ गया टेबल की फॉर्मेट में। ये लाइंस आपको दिखेगी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन ये रोज और कॉलम की फॉर्म में आ गए। यहाँ पे आप कॉलम 20 कर दो, 20 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में ना ये याद ध्यान रखना कि हाइट और विड्थ नहीं आता है, इस केस में आपको रो और कॉलम आता है, ठीक है। तो जब भी आपको यूजर से मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लेना हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ ना मैसेज के लिए यूज किया। इसके बाद हमारे पास आता है बटन, लेट्स से सबमिट, ठीक है। अब ये सबमिट बटन टाइप, लेट्स से सबमिट हो गया। अब आप देखोगे सबमिट बटन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक इनपुट होती है रीसेट, मतलब आप सारी वैल्यूज डाल दो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यूज सेलेक्ट कर ली, मैंने कुछ भी एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगी ना, ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू पे चली जाएंगी, देखो सारा डिफॉल्ट वैल्यूज पे चला गया, रीसेट हो गया सारी वैल्यूज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पासवर्ड और ईमेल होते हैं, ठीक है, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास लेबल आया, एंटर ईमेल, या ईमेल आ गया, और इनपुट में आ जाएगा
टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर प्लीज एंटर ईमेल। इसके बाद आपका लेबल आ जाएगा फॉर पासवर्ड। इसके लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। प्लेस होल्डर प्लीज एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर पासवर्ड, मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने PWD ले लिया, यहाँ पे ईमेल कर दिया, यहाँ पे भी नेम में ईमेल कर, ठीक है। अब आप देख सकते हो पासवर्ड मैं जब एंटर करूंगी तो देखो डॉटेड आ रहा है, जैसे आता है ना रियल टाइम वेबसाइट्स में वैसे आएगा, ईमेल ईमेल की तरह आएगी ऐसे। रीसेट पे क्लिक करोगे सारी वैल्यूज डिफॉल्ट पे चली जाएगी, रीसेट, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड के लिए ऑलरेडी इन्होंने टाइप दे रखे, तो वैसे ही मैंने जैसे कहा था टाइप बहुत सारे टाइप के हैं, जो मेन मेन है मैंने मोस्टली कवर कर दिए यहाँ पे, कि रेस्ट यू कैन रीड मोर अबाउट इट। अब जैसे डेट और टाइम है, डेट और टाइम कहाँ आप जनरली सिलेक्ट करते हो जब आप होटल बुकिंग करते हो, फ्लाइट बुकिंग करते हो, ट्रेन बुकिंग करते हो या बस की बुकिंग करते हो, राइट, तब आप वहां पे ये यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट बताया ना आप लोगों को, ओके। इज इट क्लियर टिल नाउ? डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म देखा, ठीक है। फॉर्म में लेबल और इनपुट हमने मेन देखा, इसके बाद हमने सारे सिर्फ टाइप के एट्रीब्यूट्स देखे हैं, और मैंने आपको बताया कहाँ पे प्लेस होल्डर आता है कहाँ पे नहीं आता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर ड्रॉप डाउन के लिए एक सिलेक्टर ऑप्शन, दो एलिमेंट्स और बताए, और एक बटन बताया, एंड टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया हमेशा तब यूज होता है जब मल्टीपल लाइन ऑफ इनपुट ले लियो यूजर से, मल्टीपल लाइन ऑफ इनपुट, सिंपली, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये मेन होगी, इसके बाद आप थोड़ा और ऑनलाइन पढ़ सकते हो, और मेरे पास जैसे और टाइप एट्रीब्यूट होते हैं, बट मेन ये यूज होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको कहते हैं बुलियन एट्रीब्यूट, जैसे मल्टीपल यहाँ पे बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये रहा। तो इसके अलावा ना और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो डिसेबल्ड, ठीक है। अब डिसेबल्ड इनपुट, ये इनपुट के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब मैंने डिसेबल डाला, आप देखोगे इनपुट डिसेबल हो जाएगा, सी, मैं इसमें ना एंटर कर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर दूंगी रिक्वायर्ड, ठीक है। इस इनपुट पे मैंने डाल दिया रिक्वायर्ड, मतलब कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी ये मुझे कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, जब तक ये नहीं एंटर होगा सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करूंगी ये कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो जनरली आपको जब भी कोई फील्ड को रिक्वायर्ड करना हो आप ऐसे यूज कर सकते हो। एज को लेट से मैंने कर दिया रीड ओनली, कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ये एज, मतलब आप सिर्फ कॉपी कर सकते हो। सपोज एज में ना मैं पहले से प्री कोडेड वैल्यू डाल देती हूँ, लेट्स से 20, जो मैंने वैल्यू 20 डाला ना यहाँ पे ऑलरेडी आपको 20 दिखेगा, सी। रीड ओनली होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते, बस कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पे मिन लेंथ। मिन लेंथ कहाँ पे डाल सकते हैं, ओके, पासवर्ड पे डाल सकते हैं मिन लेंथ, ठीक है। कि मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, लेट्स से 6, ठीक है। मैक्स लेंथ होनी चाहिए 10, तो मिनिमम लेंथ इनपुट की होगी ये, और मैक्स लेंथ होगी वो, ठीक है। तो ये सारे ना आप ये मान के चलो कि वैलिडेशंस की तरह काम कर रहे हैं, कि यहाँ मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हो आप, ये सिर्फ डिसेबल्ड होगा, ये रीड रिक्वायर्ड है, ये रीड ओनली हो गया, ठीक है। तो आप इसको वैलिडेशंस की तरह कंसिडर कर सकते हो, मिनिमम लेंथ मैक्स लेंथ। तो ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ऑटो फोकस होता है एक हमारे पास, इस पे डाल देती हूँ ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस का मतलब ये है, ऑटो फोकस का मतलब ये है, जब भी मेरी रिफ्रेश होगी वेबसाइट, देखो जब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, कि सबसे पहले आप खुद देखो फोकस आपका किस इनपुट पे जा रहा है, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ वापस से, आप खुद देखोगे आपका फोकस कॉन्टैक्ट वाले पे जा रहा है, तो ये ऑटो फोकस हो गया, मतलब जब वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले फोकस उस इनपुट पे जाएगा, कॉन्टैक्ट पे, ठीक है।
तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे इनपुट के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको एट्रीब्यूट्स कह सकते हो आप, और आप इनको बोल सकते हो सिंपली वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए यूज हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, लास्टली हमारे पास एक और चीज होती है यहाँ पे, फील्ड सेट, ठीक है, एंड लेजेंड। ये दो एलिमेंट्स है, ये जब भी आपको ग्रुप करने हो ना एलिमेंट्स तब यूज करते हो। जैसे कि मैंने एक फॉर्म बनाया, अब यहाँ पे मैंने फील्ड सेट लगा दिया, ठीक है। कभी कभी अगर आप लोगों ने वोटर आईडी फॉर्म भरा है ऑनलाइन, हैव यू गाइस फिल्ड एनी गवर्नमेंट फॉर्म्स और वोटर आईडी फॉर्म्स ऑनलाइन? एनीवन हु हैव फिल्ड वोटर आईडी फॉर्म ऑनलाइन? एनीवन? तो अगर किसी ने कभी भरा या फिर पासपोर्ट के लिए भरा हो ऑनलाइन, तो आप देखोगे एक पेज में ना आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं। जैसे कि एक फॉर्म आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का हो गया, एक फॉर्म आपका एकेडमिक डिटेल्स का हो गया। जब आप आधार कार्ड का या पासपोर्ट का भरते हो ना तब आपको होता है, तब ये यूज होता है कि एक पेज पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स है, एकेडमिक का, कॉन्टैक्ट का, ठीक है, एजुकेशन का, या फिर आपका आप कभी रिज्यूमे के लिए कंपनी के लिए कभी अप्लाई करोगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे एजुकेशन का अलग होगा, एकेडमिक का अलग होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का अलग होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस का अलग होगा। तो वो ग्रुप, जब भी आपको एक फॉर्म को ग्रुप करना हो तब आप फील्ड सेट यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड सेट किया, इसके अंदर हमने लिख दिया लेजेंड। लेजेंड इज लाइक अ कैप्शन, ठीक है, लेजेंड इज लाइक अ कैप्शन। जैसे कि मैंने बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मैंने लेजेंड एक कैप्शन दे दिया। बाकी सारा पार्ट सेम है, बस फॉर्म लिखना है, फील्ड सेट लिखना है, और इसके अंदर एक हेडिंग बना दिया लेजेंड, ठीक है। बाकी पार्ट आपका सेम रहेगा। अब जैसे कि मैं ना एक काम करती हूँ, ये ईमेल वाला कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बाकी सारा पार्ट सेम ही है, और इसको कॉन्टैक्टस की जगह ना लॉग इन कर देते हैं, ठीक है। अब देखोगे आप ऐसे आ गए, ये देखो लॉगिन, और बाकी सब सेम ही है, बस ये एक ग्रुप हो गया कि ये एक फॉर्म है। अब मेरे पेज पे फर्दर और फॉर्म्स होंगे, राइट? तो मैं एक और नया फील्ड सेट बनाऊंगी, इसके बाद इसी फॉर्म के अंदर एक और फील्ड सेट बनाऊंगी, सेम फॉर्म के अंदर फील्ड सेट, और उसको लेजेंड में लेट्स से कॉन्टैक्टर्स, एकेडमिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स ऐसे आ जाए। तो फील्ड सेट बस इसलिए होता है कि आपके पास जब एक पेज पे बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं कभी कभी, तो आप उनको ग्रुप करके लिख सकते हो, सिर्फ इसलिए यूज होता है, ठीक है। नाउ द वेरी लास्ट थिंग, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। तो मैंने आप लोगों को ये सारे बता दिए, राइट? नेम, लेबल, टेक्स्ट एरिया, बटन। अब लास्ट फॉर्म के एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। अब फॉर्म के एट्रीब्यूट्स फॉर्म पे आएंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मेथड, टारगेट और एक्शन है। टारगेट तो आई होप सबको क्लियर ही होगा कि लेबल होगा, ब्लैंक होगा, सेल्फ, कल बताया था, ठीक है। तो टारगेट वो सेम ही है, तो टारगेट लेट से ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेथड दो होते हैं, या तो गेट होगा, ठीक है, या पोस्ट होगा। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, गेट कब आएगा, पोस्ट कब आएगा? पोस्ट आएगा जब आपको डेटा बैकएंड पे भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप करते हो किसी भी एप्लीकेशन में, लेट्स से आपने अमेजोन में साइन अप किया, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, राइट? आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, आपने साइन अप किया, पहली बार उस वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो आपको डेटा भेजना है, उस टाइम पे आप एंटर कर रहे हो ईमेल आईडी, पासवर्ड, आप भेजोगे डेटा बैकएंड में, ठीक है। तो उस केस में हम जाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट इज कंसिडर टू बी, यू वांटेड टू बी मोर सिक्योर, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे ईमेल, पासवर्ड, ये सब बैकएंड पे भेज रहे हो, दैट इज। तो जब भी आपका साइन अप, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाला केस है, उसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है। अब आप कॉन्टैक्टर्स वाला मैं बात करूं, अगर कॉन्टैक्टर्स, तो ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप गेट कब होगी, जब आप साइन इन कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, राइट? तो वो आपकी होगी गेट रिक्वेस्ट, जब आप बैकएंड से डेटा लेकर आना चाहते हो, दैट इज योर गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पोस्ट होगा जब आपको डेटा भेजना है, गेट जब आपको डेटा लेकर आना है। तो जब आप साइन इन, लॉग इन वाले फॉर्म्स होंगे जब आप करोगे गेट रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्टर्स या फिर आपके साइन अप, लॉग इन, साइन अप वाले फॉर्म्स होंगे, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, तब बनेगा पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये मेथड गेट या पोस्ट होता है, टारगेट, ब्लैंक, सेल्फ। ये अब इसलिए होता है कि जब भी आप इसे पोस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको कोई एक्शन लेना होगा, ठीक है। आप एक्शन में ना जनरली डॉट पीएचपी कोई फाइल आएगी, बेसिकली एक्शन हो गया,
जब भी आप डेट फॉर्म सबमिट हो गया, जब भी आपने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जहां भी आपको ये डेटा भेजना है, तो जनरली ना डॉट पीएचपी फाइल, जो भी आप बैकएंड के लिए फाइल यूज करते हो, वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हुआ, ठीक है, सबमिट हुआ, एक्शन में आप वो फाइल का पाथ डालते हो जहां पे आप चाहते हो कि ये जाए फॉर्म का डेटा। ठीक है, तो जनरली आपको यहाँ पे डॉट पीएचपी, जो भी आप बैकएंड के लिए यूज करें, या डॉट जावा, ऐसे आपको फाइल्स मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्शन इज, जब आप सबमिट कर चुके हो फॉर्म, तो तब क्या होना चाहिए एक्शन, उस फाइल का पाथ आता है। अब गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लोगे। और टारगेट ब्लैंक इसलिए लिखा है कि जो एक्शन आप होगा वो न्यू फाइल में जाए, न्यू टैब में जाए, सेम टैब में रहे, ये होता है। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बनाया सबमिट डॉट एचटीएमएल। अभी के लिए ना मैं ऑब्वियसली मेरे पास बैकएंड तो है नहीं, फ्रंट एंड भी एक फाइल बना रही हूँ। लेट्स से थैंक यू फॉर सबमिटिंग। मतलब जब आपका फॉर्म सबमिट होएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब एक्शन में मैंने क्या बोला, फाइल आती है, तो मैंने सबमिट डॉट एचटीएमएल डाल दी। तो यहाँ पे ये इंडेक्स थी, इंडेक्स से सबमिट में जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया डॉट स्लैश सबमिट डॉट एचटीएमएल, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये सबमिट डॉट एचटीएमएल फाइल खुले। रियल टाइम में बैकएंड की कोई फाइल होगी, अभी के लिए दिखाने के लिए मैंने फ्रंट एंड की डाल दी। ठीक है, टारगेट ब्लैंक, अब आप चाहोगे ये फाइल नए टैब में खुले या सेम टैब में खुले, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लैंक या सेल्फ। ठीक है, और गेट कर रही हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे जाके सबमिट करो, आप देखोगे बोल रहे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये कंपल्सरी थी। लेट्स से यस, और डेटा भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रिज्यूमे कर देते हैं, कंट्री। ठीक है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो फॉर्म सबमिट हो गया, ये पेज खुल गया। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, पेज खुल गया, आप खुद देख सकते हो। रियल टाइम में बस ये बैकएंड का कोई फाइल होगा, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि लेबल का और इनपुट को कनेक्ट करने के लिए फॉर और नेम यूज होता है। आप यहाँ से भी देखो, ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देख पा रहे हो, एल नेम इक्वल टू एस, एज इक्वल टू 20, कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू दिस। अब आपका जो लेबल है वो कॉन्टैक्ट है, देखो यहाँ पे, ये रहा, सी। और वैल्यू है जो यूजर ने एंटर करी है, वो यहाँ पे आ रही है। मैंने आपको कहा था ना बैकएंड में कैसे जाएगा। जेंडर इक्वल टू फीमेल, कलर इक्वल टू दिस। तो जो भी आपका लेबल है यहाँ पे आपने ऐड किया है, लेबल का जो फॉर है और जो प्लेस इनपुट का नेम है, वो इसलिए कनेक्ट हो गया कि कौन सा नेम, कौन सा लेबल किस इनपुट का है, वो यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। सी, क्लियर, क्लियर है सबको कि क्यों मैंने ये फॉर और ये नेम कनेक्ट किया, क्योंकि आप यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो भी आप, ये कॉन्टैक्ट आपका फॉर एट्रीब्यूट है और ये आपकी वैल्यू है, और ये सेम रखते हैं, नेम और ये लेबल सेम रखते हैं, कि ताकि दो कनेक्ट हो जाए। अब आप देख सकते हो मेथड गेट था, ये एक्ट फाइल खुली, न्यू टैब में खुली क्योंकि ब्लैंक था। ठीक है, अभी इसको सेल्फ कर देते हैं, तो सेम ही जगह पे खुल जाएगी, सेम ही जगह पे खुल गई। ठीक है, बस यही फर्क है कि रियल टाइम में यहाँ पे कोई बैकएंड की फाइल आएगी, डॉट पीएचपी है जावा, मैंने भी एचटीएमएल डाल दी ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्किंग कैसे होती है। पेरेंट भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आपका फॉर्म। तो इन तीनों को फॉर्म एट्रीब्यूट कहते हैं, मेथड, टारगेट, एक्शन। एक्शन मीन्स क्या एक्शन लेना जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए, कौन सी फाइल पे जाना है। ठीक है, मेथड गेट पोस्ट, एंड टारगेट जहाँ पे भी एक्शन फाइल है, जहाँ पे खोलनी है, न्यू टैब या सेव टैब। ये सारे फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट्स और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन सबसे ज्यादा टाइप, डिफरेंट टाइप एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट और फिर उनकी आगे वैल्यूज बहुत सारी होती है, तो वो वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई ऐसा इनपुट या कुछ जिसको क्लियर ना हो, जिसको समझ ना आया हो, एनीथिंग लाइक दैट। सुखप्रीत, साहिब, ऋषभ, मधुबाला, कोमल, दिव्या, अव्या, अर्शदीप, अभिनंदन, एनी क्वेश्चंस टीम विद फॉर्म टिल नाउ?
किसी को कोई पार्ट फॉर्म का क्लियर ना हो? इज इट क्लियर? Is it, if it's clear, then can I see a thumbs up? If not, just type it in the chat box which part is not clear. ठीक है, तो ये फॉर्म्स है, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे एक स्टाइल गाइड ऐड करी है, मतलब जब आपको HTML कोड लिखना है ना, तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि कोड आपका रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है, रीडेबल होना चाहिए और क्लियर कोड। अब क्लियर कोड के लिए आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी एडेड, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाके ना आप ये डाल देना, प्रिटियर, ठीक है। ये आप देख, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट बहुत करती हूँ, ठीक है, वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैंने प्रिटियर कोड फॉर्मेट डाला है, ये अपने आप ही फॉर्मेट कर देता है। तो मैं ये रिपीट कर देती हूँ, आप एक्सटेंशंस पे जाना, यहाँ पे प्रिटियर लिखना, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना है, प्रिटियर यूज करती हूँ मैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ पे जाके अपनी फाइल पे राइट क्लिक करके फॉर्म डॉक्यूमेंट आएगा, फर्स्ट टाइम पे ना वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप प्रिटियर बस एक बारी में कर लेना, फिर हर बारी बस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है। तो ये इससे आपका कोड रीडेबल और क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनफैक्ट आप जब वैसे करते हो ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलती है कोड की, ठीक है। ऑलवेज डिक्लेयर डॉक टाइप, अगर आप डॉक टाइप नहीं भी डालते ना तो भी कोड चल जाता, बट एज अ गुड प्रैक्टिस आपको डालना है डॉक टाइप। यूज लोअर केस फॉर टैग एलिमेंट नेम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ये आपने टैग देखा है ना, इसको आप कैपिटल भी लिख दोगे ना, वर्क करेगा, कोई एरर नहीं देगा, बिल्कुल वर्क करेगा। लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस आपको ध्यान रखना है, आप जितने भी टैग्स, जितने भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, सबके स्मॉल केस यूज करने हैं। मतलब मैं इसमें इनको कैपिटल कर दूंगी ना अगर यहाँ पे, तो भी वर्क करेगा, ये एरर नहीं देगा, बिकॉज HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एरर देगा नहीं एनीवेज। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्मॉल केस यूज करो, ठीक है। ओपनिंग टैग ऑलवेज, मतलब जो भी ओपनिंग पेयर्ड टैग है, जो भी पेयर्ड, जैसे कि फॉर्म हो गया, ठीक है, तो अगर इसका ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा, ऐसे मत छोड़ देना बीच में, ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी डालना उसका, ठीक है। ऑलवेज डिफाइन विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस, जैसे आप देख सकते हो आज मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन की थी इमेजेस के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इमेजेस के लिए विड्थ और हाइट डिफाइन करना। ऑलवेज डू द आइडेंटिटेशन, आइडेंटिटेशन यही हो गया कि यहाँ पे ये 2 स्टेप, लाइक 2 है फिर ये 4 है, फिर इसके बाद अगर कोई और टैग होगा फिर वो आगे जाएगा, तो ऐसे ये स्पेसिंग बेसिकली अच्छे से करना आइडेंटिटेशन, ठीक है। उसके लिए मैंने बताई दिया प्रिटियर यूज कर लो आप। ऑलवेज डिफाइन टाइटल, ये टाइटल हमेशा डिफाइन करना है, हमेशा। ऑलवेज इंक्लूड मेटा टैग, मेटा टैग मैंने आप लोगों को कहा था नहीं भी इंक्लूड करोगे तो भी चल जाएगा, ब्यूटीफिकेट लेता है, बट इट्स गुड प्रैक्टिस इफ यू इंक्लूड इट। एंड ऑलवेज यूज कैमल केसिंग फॉर फाइल नेम, मतलब कि ये जो फाइल नेम है, अभी तो ना एक एक वर्ड ही था। सपोज आपको ना फाइल का नाम लिखना है सबमिट फॉर्म, तो सबमिट के बाद ना आप कैपिटल F लिख के ऐसे लिखोगे, ठीक है। सपोज आपको ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको फाइल का नेम ऐसे लिखना है, तो आप कैमल केस करोगे, फर्स्ट वर्ड स्मॉल, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसको कैमल केस कहते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को फाइल का नाम फर्स्ट नेम लिखना है, तो मैं लिखूंगी फर्स्ट और फिर एन कैपिटल, ठीक है। तो कैमल, फाइल के लिए हमेशा कैमल केसिंग फॉलो करना है। तो कुछ स्टाइल गाइड है जो आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद एक ये लेआउट मैंने स्नैपशॉट डाला है ताकि आप लोग अपने दिमाग में हमेशा रखो कि हेडर है, नैव है, सेक्शन है, फुटर है। असाइड मैं बता देती हूँ क्या होता है। असाइड आपका हो गया, असाइड अभी देखो, सपोज मैंने ना यहाँ पे क्लिक किया फॉन्ट्स पे और इस पे क्लिक किया, ठीक है। अभी मैंने इस फॉन्ट्स पे क्लिक किया, हाँ, अब आप देख सकते हो मैंने इस फिल्टर पे क्लिक किया ना, तो ये देखो ये सारा पोर्शन, लेफ्ट का पोर्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे जा रहा है, इसको असाइड टैग कहते हैं। तो जब भी आपको इस पोर्शन को, मतलब जिस पे क्लिक करोगे साइड का पोर्शन आ रहा है, इसको साइड ड्रॉअर कह सकते हो,
इस पे क्लिक करो, ड्रॉर जा रहा है, ठीक है, जैसे इंडिजीन का भी था। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ड्रॉर आ जाएगा। इसे भी देख लेते हैं, दैट इज नॉट वर्किंग राइट। इस फिल्टर पे क्लिक करोगे ड्रॉर आ रहा है, और इस फिल्टर पे क्लिक करके ड्रॉर जा रहा है। तो असाइड टैग ना यहाँ पे यूज करते हो, जिस सेक्शन होता है ना वैसे ही असाइड टैग लिखते हैं। असाइड टैग बस हमें जैसे सेक्शन वर्क कर रहा है वैसे ही बिल्कुल वर्क करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, असाइड हम उन पार्ट के लिए यूज करते हैं जो हिडन होते हैं, क्लिक करेंगे तो शो कर रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं तो हाइड हो रहा है, ठीक है, उन पार्ट के लिए असाइड टैग। अभी आप इसको आउटपुट वाइज देखोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, इसको आपको सीएसएस के थ्रू और जावास्क्रिप्ट के थ्रू एज ए हाइड और शो वाली फंक्शनैलिटी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनेगी। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कोई ऐसा पोर्शन होता है ना जैसे ड्रॉर है, साइड ड्रॉर है, उन पोर्शन के लिए हम असाइड टैग भी डालते हैं। मतलब ये वाला जो कोड होगा ना, ये वाला सारा कोड हम असाइड टैग भी डालेंगे और इसको शो करा देंगे जब यूजर इस पे क्लिक करेगा, और जब इस पे दोबारा क्लिक करेगा उसको हाइड करा देंगे, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए साइड यूज होता है, ये भी सिमेंटिक एलिमेंट है। तो ये आपका लेआउट है, ये ध्यान रखना, यही सेम लेआउट आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को? कुछ भी आप लोगों को पूछना हो एचटीएमएल में? आज आपका एचटीएमएल एंड हो गया है, मंडे से हम जावा सीएसएस स्टार्ट करेंगे, और कल कल आप लोगों का डाउट सेशन है। तो आप लोगों को कल तक सारी सबमिट करनी है असाइनमेंट्स, और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर कोई डाउट होगा असाइनमेंट में तो आप मुझसे कल पूछ सकते हो, ठीक है, या कोई टॉपिक में डाउट होगा वो भी पूछ सकते हो ऑब्वियसली। तो आप लोगों को ना ये दो टास्क करने हैं आज, ठीक है। सबसे पहले टास्क है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म बनाना है। आपको यूजर से नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ईमेल, पासवर्ड, हॉबीज, ये सब यूजर से लेना और बेसिक स्टाइलिंग ऐड कर देना, ठीक है। और फिर आपको एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन लेना है यूजर से। सेम पेज पे भी बना सकते हो फील्ड सेट का यूज करके, कि एक फॉर्म लॉगिन का हो गया और एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हो गया, ठीक है। अभी आई आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन वाला पार्ट बनाने के लिए ये चेक बॉक्स बेसिकली, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना ये चेक बॉक्स, ये, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स होती है, ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल एंड में हर वेबसाइट में जब भी साइन अप करते हो हमेशा वो आपको ये पूछेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा वेब फॉर्म तो नहीं बनेगा, मैं आपको फिर से खोल के बताती हूँ, आपका फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ऐसे नेम इनपुट ऐसे आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ऐसे ही इनपुट ऐसे ही आएगा, देखो अब खुद देखो, आप एचटीएमएल से आपका फॉर्म ऐसे ही दिखता है, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। बस सीएसएस लगा के वो थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो अभी आप फॉर्म क्रिएट जब करोगे ना ये वाले, तो ऐसे ही दिखेंगे जब सीएसएस डिसेबल करने के बाद, तो वरीज अबाउट दैट, वैसे ही क्रिएट करना। और ये सारा कुछ आपको सबमिट भी करना है, तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक पे डाउट है कुछ है, वो आप अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो कल डाउट सेशन में तो पूछ ही सकते हो। क्लियर है असाइनमेंट सबको? आज की असाइनमेंट क्लियर है सबको? कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। अर्शदीप, अभिनंदन, अव्या, दिव्या, कोमल, ऋषभ, साहिब, सुप्रीत, सुमित, पूछना है किसी को कुछ तो पूछ लो। Anything? Or should we wrap for the daily questions team? Anyone? Okay. I just want to do a poll. Okay. Time for just mark that time. I just want to know when you guys want the out session, like morning time or evening. ठीक है, तो मैंने एक poll create किया है, तो just let me know. हाँ मैंने poll create किया है, क्विकली वहां पे ऐड कर दो
मॉर्निंग टाइम चाहिए डाउट के लिए, इवनिंग में इसलिए कि अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके असाइनमेंट्स काफी हद तक होएगी है, तो आप मॉर्निंग का कर सकते हैं। तो मैंने पॉल क्रिएट किया टीम, क्विकली जस्ट मार्क योर आंसर देयर, विच टाइम डू यू वांट, मॉर्निंग और इवनिंग फॉर द क्लास? आर यू ऑल एबल टू सी द पॉल? पॉल दिख रहा है ना सबको? प्लीज मार्क योर आंसर, मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए? Abhinandan, Arshdeep, Divya, Komal, Rishabh, Sahib, Sukrit, Sumit, you guys are present in the session. Kindly mark you need it in the morning or the evening. Please everyone mark the answers. You guys want the out session in the morning or the evening? इवनिंग का बस ये है कि प्रैक्टिस अगर आप किसी की रहती है कुछ, तो यू विल हैव टाइम, वरना मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप लोग, बस मार्क कर दो। इवनिंग में अराउंड 5 o'clock रहेगा, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट बिफोर एंड 4:30 या 5 PM रहेगा इवनिंग का टाइम, और मॉर्निंग अगर होगा तो 11 ही रहेगा। फिर भी 1 hour डाउट सेशन, कुछ भी पूछ सकते हो उसमें। Okay, I got the response. Okay. Okay, you can mark. I'm giving you all 2-3 minutes more. Just mark the poll. Okay, all right. I'll just talk to the team about the time. All right, thank you, team. We'll connect tomorrow. Please practice, complete your assignments. And anyways, you will have evaluation also. So make sure you submit it on time. Thank you. Have a nice day. Bye.